नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप सभी का एक प्रश्न रहता है पूरा गणित करते समय कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, या आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, या आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हो, या आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, एवरेज पढ़ रहे हो, वहां पर आपका सबसे पहला डाउट क्या रहता है कि एलिगेशन कहां कहां लगता है। तो भाई एलिगेशन कहां कहां लगता है, ये सबसे पहला डाउट रहता है। और किन सवालों में एलिगेशन लगेगा, किन सवालों में एलिगेशन नहीं लगेगा, इन चीजों का पता कैसे करें। तो हमारा जो आज का ये वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा हर बच्चे के लिए, जो भी बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बेनिफिशियल है। इसमें मैंने प्री से लेके मेंस तक के क्वेश्चंस के साथ क्या कहते हैं एलिगेशन को समझाया है। और वही प्रैक्टिकल कोशिश रहेगी कि आप सभी लोगों को मैं छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन तक एलिगेशन से सॉल्व करना सिखा सकूं। जहां पर भी एलिगेशन लगता है उन सभी जगहों को आपको बता सकूं, है ना। तो चलते हैं हमारे एलिगेशन में कि लगता कहां कहां है। तो देखिए सबसे पहली चीज कि परसेंटेज में भी एलिगेशन लगता है भाई। तो परसेंटेज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी पर भी एलिगेशन लगता है। अभी ये कहां लगता है यही बस हमें पता करना है। देखिए पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस है परसेंटेज के अंदर, उन पर भी एलिगेशन लगता है। वहीं पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन पर भी एलिगेशन लगता है। अगर मैं बात करूं परसेंट मिक्सचर, तो देखिए परसेंट के केस में मिक्सचर पूरा का पूरा मिक्सचर परसेंट में दे रखा होता है, पानी दूध 60%, 40%, वहां पर भी एलिगेशन लगता है। और परसेंट में बहुत सारे मिसलिनियस क्वेश्चंस में भी एलिगेशन लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी एलिगेशन लगता है, आपके इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में भी एलिगेशन लगता है, और आपके रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर भी एलिगेशन लगता है। साथ के साथ टाइम एंड वर्क के भी कुछ क्वेश्चंस में एलिगेशन लगता है। और एवरेज एवरेज की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि एवरेज ही एलिगेशन है, सही मायने में ना एवरेज ही एलिगेशन है। और इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे भाई एवरेज एलिगेशन है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो ये वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कहीं पर भी जाइएगा मत। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को बेसिक इंट्रोडक्शन से कि एलिगेशन है क्या, एलिगेशन कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इन चीजों को लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सीन होता क्या है कि एलिगेशन एक्चुअल में एक मेथड है, पर ये होता है दो या दो से अधिक। जब हम भी कभी भी उनको मर्ज करेंगे, दो या दो से अधिक क्वांटिटीज को मर्ज करेंगे, लेकिन सही मायने में ना जो एलिगेशन लगाया जाता है वो दो क्वांटिटीज के बीच लगाया जाता है। अब आप कहेंगे दो से अधिक मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप इन दो को लगा के एक बना सकते हो, फिर उसको तीसरी के साथ मर्ज कर सकते हो, अगेन आपका फिर से एलिगेशन लग जाएगा। तो वहीं पर यार आप कंबाइंड में दो एलिगेशन एक साथ लगा सकते हो, ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरत पड़ने पर। देखिए अभी होता क्या है कि भाई यहाँ पर एक कोई फर्स्ट टाइप की क्वांटिटी होती है ना, फर्स्ट टाइप की क्वांटिटी होगी, यहां पर कोई सेकंड टाइप की क्वांटिटी होगी। अब इन दोनों क्वांटिटीज को ऐसे मिलाया जाएगा कि यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो इनकी एवरेज क्वांटिटी होगी, वो इनकी एवरेज क्वांटिटी होगी। और देखिए इधर इधर क्रॉस डिफरेंस लेते हैं, और यहां पर जो भी हमारी वैल्यू निकल कर आती है, ये इसमें से इसको माइनस या इसमें से इसको माइनस, क्रॉस डिफरेंस लेते हैं, और यहां नीचे बनता है आपका रेशियो। अब देखिए ये रेशियो होता किसका है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, क्योंकि आधे से बच्चे यही गलती करते हैं। तो रेशियो जो होता है ये रेशियो उन नंबर्स का होता है जिनके रेस्पेक्ट में एलिगेशन लगाया जाता है, जिनके रेस्पेक्ट में एलिगेशन लगाया जाता है भाई, जिनके रेस्पेक्ट में एलिगेशन लगाया जाता है, रेस्पेक्ट में एलिगेशन लगाया जाता है, ये होता है आपका रेशियो, है ना। अभी देखिए थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान रहे। फर्स्ट टाइप की क्वांटिटी, सेकंड टाइप की क्वांटिटी, दोनों के यूनिट जो होने चाहिए, दोनों के जो मात्रक होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कि भैया मात्रक सेम है, यूनिट सेम है, तो ही एलिगेशन लगाया जाएगा, अदरवाइज नहीं लगाया जाएगा। दूसरी बात, फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड क्वांटिटी है, दोनों की एवरेज वैल्यू, और ध्यान रखिएगा एवरेज कभी भी संख्याओं से, जिन संख्याओं का अगर औसत होगा वो उन संख्याओं में से छोटी संख्या से कभी भी छोटा नहीं होगा, और बड़ी संख्या से कभी भी बड़ा नहीं होगा। क्या बात समझे कि छोटी संख्या से कभी भी छोटा नहीं होगा, और बड़ी संख्या से बच्चा कभी भी बड़ा नहीं होगा, आपका एवरेज।
तो ये जो बीच में जो वैल्यू दिखाई दे रही है, ये वैल्यू कभी भी इन दोनों से ना बड़ी होगी और ना ही इन दोनों से कभी छोटी होगी। एलिगेशन तब लगेगा अगर आपने ये वाला वैल्यू दोनों से बड़ा कर दिया तो आपने गलत डाटा पुट किया यहां पर, और अगर आपने इन दोनों से छोटा कर दिया तो भी गलत है और बड़ा कर दिया तो भी गलत है। तो पहली चीज भैया क्रॉस डिफरेंस, दूसरा ये इधर क्रॉस डिफरेंस, नीचे रेशियो, रेशियो किसका आएगा, जिनके रेस्पेक्ट में आप एलिगेशन लगा रहे हो, जिनके रेस्पेक्ट में आप एलिगेशन लगा रहे हो उनका रेशियो आएगा। अभी देखिए जैसे मैंने कहा भाई कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस में मैं एलिगेशन लगाना पसंद करूंगा, तो देखिए मैंने कहा कि एक वस्तु को 15% लाभ पर और दूसरी को मैंने बेचा भाई कि 20% हानि पर। चलिए तो हानि है तो ये माइनस होगा। अभी दोनों को मिलाकर मुझे 12% का लाभ हुआ तो 12%। अब देखिए ये जो 12% दिखाई दे रहा है ये प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट था वो भी सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, ये जो लॉस था ये भी सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का यूनिट सेम है, परसेंट परसेंट परसेंट। अभी देखिए अब यहाँ पे क्रॉस डिफरेंस लेना होता है, 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 आएगा। अभी 12 में से माइनस करोगे क्या 20, तो क्रॉस डिफरेंस लेना कैसे है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है आपको। किस में से किसको माइनस करना है भाई, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। 15 बड़ा है 12 छोटा है, माइनस कर दीजिए। 12 बड़ा है माइनस 20 छोटा है, माइनस कर दीजिए। और कैसे माइनस करेंगे भाई, 12 माइनस और माइनस 20, 12 माइनस माइनस 20, क्योंकि 12 में से माइनस करना है किसको, -20। अब -20 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 12 + 20 आपका 32 हो जाएगा, और 32 रेशियो 3 आपका। ये जो रेशियो बना है बच्चा, ये रेशियो किसका बना है, तो देखिए आपने एलिगेशन लगाया प्रॉफिट एंड लॉस पर। अब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट किसके रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, प्रॉफिट भी सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है और लॉस भी सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो ये जो रेशियो आया होगा ये सीपी का रेशियो रहा होगा। किसका रेशियो रहा होगा, ये सीपी का रेशियो रहा होगा। किसका रेशियो रहा होगा बच्चा, सीपी का रेशियो रहा होगा, आपका सीपी का रेशियो रहा होगा। क्लियर, तो यहीं पर बस हमें यही सीखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस पर लगा रहे हो तो आपका सीपी के रेस्पेक्ट में। अगर मैंने बोला इंटरेस्ट में लगा रहा हूं तो भाई इंटरेस्ट पर अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो तो इंटरेस्ट किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में। इंटरेस्ट किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में। तो आपका जो नीचे रेशियो आएगा वो किसका आएगा, प्रिंसिपल का आएगा। किसका आएगा, प्रिंसिपल का। किसी की क्वांटिटी पर लगा रहे हो तो नीचे रेशियो भी क्वांटिटी का आएगा, नीचे रेशियो भी क्वांटिटी का आएगा। किसी के नंबर पर लगा रहे हो तो नीचे रेशियो भी नंबर का ही आएगा। ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पर कि एलिगेशन आप किसके रेस्पेक्ट में लगा रहे हैं। तो मैं बात करता हूं कि हमारी जो आज की क्लास रहेगी बच्चा, वो आज की क्लास रहेगी सिर्फ और सिर्फ परसेंट पर। जितने भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज। क्लियर, धीरे धीरे हम अगली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इन सब पर एलिगेशन। मैं फिर बोल रहा हूं पूरे मैथ्स में कहां कहां एलिगेशन लग सकता है, किन क्वेश्चंस पर लग सकता है, कितने एग्जाम्स में देखे गए, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, सिर्फ आपके लिए। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इन चीजों को समझिए कि कहां पर एलिगेशन लगेगा कहां नहीं लगेगा। अपना डर बिल्कुल खत्म कीजिए, क्योंकि ये जो डर है कि कब एलिगेशन लग जाएगा कब एलिगेशन नहीं लगेगा, ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से कि एलिगेशन कैसे लगाना है। भाई मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता चुका हूं। देखिए ये बोल रहा है क्या कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। चलिए, इस वर्ष महिलाओं की संख्या 7% बढ़ जाती है तथा पुरुषों की संख्या 17% बढ़ जाती है, और वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या में कुल 13% की वृद्धि होती है। देखो मैंने फिर बोला, भाई एलिगेशन लगेगा वहां जहां पर दो या दो से अधिक क्वांटिटी मिलकर एक नई क्वांटिटी बना रही है। तो दो मिलकर कौन नई क्वांटिटी बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में कैसे पता करोगे आप कि भाई कौन किसको बना रहा है। जनसंख्या है भैया, ठीक है, महिलाएं हैं महिलाएं भी होती हैं, पुरुष हैं पुरुष भी होते हैं। तो कैसे पता करोगे कि इसमें एलिगेशन लगेगा। तो देखिए पता करने का सीधा तरीका है, जनसंख्या है समझ में आती है। जनसंख्या किससे बनती है भाई, महिलाओं से, और किससे बनती है, पुरुषों से। तो जनसंख्या टोटल रहेगी कि आपकी महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या दोनों को मिलाकर बनी आपकी जनसंख्या। महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या दोनों को मिलाकर बनी आपकी जनसंख्या। तो जनसंख्या क्या है भैया, मेल और फीमेल दोनों का एवरेज, दोनों को मिलाकर कौन बनेगा, आपका पॉपुलेशन बनेगी। ठीक है,
तो आपके मेल बढ़े, फीमेल बढ़े, पूरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? इसका पॉपुलेशन पर ही पड़ेगा भाई। चाहे आप मेल बढ़ाओ चाहे आप फीमेल बढ़ाओ, किसी की भी काउंटिंग बढ़ाओ तो फर्क तो जो पड़ेगा, इफेक्ट जो पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? आपके टाउन की पॉपुलेशन पर पड़ेगा। तो आपको बस यही चीजें समझनी है। और दूसरी बात मैंने बोला कि यहाँ पर देखो, मैंने फिर पहले भी बोल चुका हूं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं भाई कि एलिगेशन लगेगा कब? एलिगेशन तब लगेगा कि कुछ कोई एक डाटा कुछ लिया जाए, दूसरा डाटा भी लिया जाए और दोनों डाटा बढ़ाए जाए या घटाए जाए और उनसे मिलकर बनने वाला डाटा एक एवरेज वैल्यू में बढ़ जाए या घट जाए। बनने वाला डाटा एक एवरेज वैल्यू में या बढ़ जाए या घट जाए, आपका तब एलिगेशन बनेगा, है ना? तो तब आपका क्या बनेगा? एलिगेशन बनेगा। चलिए अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मेल है और फीमेल है, इन दोनों से मिलाकर आपकी क्या बनेगी? पॉपुलेशन बनेगी। अब पॉपुलेशन बनेगी उसके बाद आप क्रॉस डिफरेंस ले लीजिएगा। तो देखिए मैंने बोला मेल कितने बढ़ रहे हैं भाई? 17% बढ़ रहे हैं, तो मेल 17% बढ़ा दीजिए। फीमेल कितना बढ़ रही है भाई? तो फीमेल आपकी 7% बढ़ रही है, तो फीमेल को 7% बढ़ा दीजिए। अब देखिए पूरा पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा? 13% का, तो पूरा पॉपुलेशन आपका 13% बढ़ा दीजिए और यहाँ क्रॉस डिफरेंस ले लीजिए। तो 17 बड़ा है, 7 छोटा है, 13 इन दोनों के बीच में लाई करता है। दोबारा से सुन लीजिए, 17 बड़ा है, 7 छोटा है, 13 इन दोनों के बीच में लाई करता है। इसका मतलब यह है कि आप कहीं हद तक एलिगेशन सही लगा रहे हैं, अगर डाटा आपने सही पुट किया है तो। अब यहां से क्रॉस डिफरेंस ले लीजिए, तो 17 में से 13 माइनस करोगे तो भाई 4 आ जाएगा। यहां पर आपका 7 में से 13 बड़ा है, तो 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा और रेशियो इन दोनों का हो जाएगा आपका 3:2। रेशियो आपका इनका कितना हो जाएगा भाई? 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहां पर साफ नजर आ रहा है कि भाई ये मेल है और ये फीमेल है, ये काउंटिंग इनकी जनसंख्या बढ़ रही थी, तो ये नीचे रेशियो भी इनकी संख्या का ही आएगा, इनकी जनसंख्या का ही आएगा। इनकी जनसंख्या की काउंटिंग बढ़ रही थी, तो भाई नीचे भी काउंटिंग का ही रेशियो आएगा। तो यहाँ पर 3 आपके मेल है इस नगर में और 2 फीमेल हैं इस नगर में, तो 3 मेल हैं 2 फीमेल हैं, दोनों हो गए 5 और 5 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका? 20,000। तो 5 यूनिट का वैल्यू 20,000, 1 यूनिट का वैल्यू बच्चा कितना? 4,000 और आपके पुरुष हो गए 12,000। 3 यूनिट का वैल्यू, एक 4,000 है तो 3 12,000 हो जाएगा, 2 आपका 8,000 हो जाएगा। अगर मेल पूछ रहा है तो 12,000 टिक कर दीजिए और अगर फीमेल पूछ रहा है तो 8,000 टिक कर दीजिए। बिना डरे, बिना झिझके, बिना सोचे, आराम से तसल्ली से सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है। 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है बच्चा, तो 2 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 12,000 आपके मेल हो गए। अभी देखिए इसी एलिगेशन को मैं ऐसे भी लगा सकता हूं। मैंने कहा भाई कि मेल जो है वो अपने आप में 100% रहे होंगे और फीमेल जो है वो अपने आप में 100% रहे होंगे। मेल अपने आप का 100% रहे होंगे और फीमेल अपने आप का 100% रहे होंगे। मैंने कहा कि मेल जो है वो 17% बढ़ गए। चलो भाई, तो अपने आप में ये कितने परसेंट हो गए होंगे? 117 हो गए होंगे। फीमेल 7% बढ़ जाती हैं भाई, जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 7% इंक्रीज हो जाती है, तो अब ये कितनी हो गई होगी भाई? 107 हो गई होगी। अब वहीं पर पूरी जो पॉपुलेशन है सिटी की वो कितनी बढ़ रही है भाई? 13% बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 13। तो पूरी पॉपुलेशन जो होगी वो अपने आप का 113% हो गई होगी। अब यहां से आप इसका एलिगेशन ले लीजिए, क्रॉस डिफरेंस भैया ये कितना? 4, यहां से क्रॉस डिफरेंस कितना भैया? 6। रेशियो फिर से वही 3:2 का आ जाएगा। 3 मेल होंगे 2 फीमेल होंगे, सेम इसकी तरह 3 और 2, तो आपकी 5 पॉपुलेशन होगी और 5 का वैल्यू बच्चा 20,000। तो 1 का वैल्यू कितना भाई? 4,000। तो 3 का वैल्यू 12,000 और 2 का वैल्यू 8,000। ये आपका आंसर आ चुका होगा। तो अगर चीजें आपको ठीक तरीके से समझनी है तो आराम से तसल्ली से इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि शुरू से लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें आपने सोचा भी नहीं होगा कि इनमें एलिगेशन लग सकता है। हाँ जी, आज वही। और 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं दोस्तों कि जिनमें आज तक किसी ने लगाया ही नहीं होगा एलिगेशन, और ये मैं बता रहा हूं आपको किसी ने नहीं लगाया होगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। मैं अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? निकल आइए। तो निकल के आ चुका है हमारा क्वेश्चन।
कि किसी नगर की जनसंख्या 48,000 है और इसमें महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, चलिए बहुत अच्छी बात है, और पुरुषों की संख्या 4% घट जाती है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 48,000। इन दिस द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इंक्रीजेस बाय 8%। तो भाई फीमेल जो है वो 8% इंक्रीज हो रही है, एंड द नंबर ऑफ मेल्स डिक्रीजेस बाय 4%। अब देखिए डिक्रीज हो रहे हैं मेल, तो डिक्रीज हो रहे हैं 4%। अब डिक्रीज होने का दूसरा मतलब क्या है, आप इंक्रीज के केस में प्लस लगाइए, डिक्रीज के केस में आप माइनस लगाइए, तो भाई यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब बोल रहा है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेस बाय 2%, मतलब पूरे नगर की कुल जनसंख्या 2% बढ़ जाती है। तो इनकी एवरेज वैल्यू क्या है, देखिए मेल बढ़े 8%, तो कायदे से पॉपुलेशन को भी 8% बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन दोनों का सम है, मेल एंड फीमेल दोनों का सम है आपका टोटल पॉपुलेशन, और जहां सम होता है वहीं तो एवरेज होता है, क्योंकि आपको पता हो कि एवरेज कैसे निकाला जाएगा भाई, पूरी पॉपुलेशन का अगर मैं बात करूं तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा भाई कि मेल प्लस फीमेल अपॉन उनकी काउंटिंग, उनकी नंबर, ऐसे ही कुछ निकाला जाएगा, निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। तो करना क्या है, हमें यही चीजें करनी है। कैसे करनी है, आप तसल्ली से भाई, तो यहाँ पर एवरेज 2% पॉपुलेशन बढ़ी, अभी एलिगेशन लगा दीजिए, 8 में से 2 माइनस हुए तो भाई कितना 6, अब 2 में से -4 माइनस करोगे तो 2 माइनस -4, 2 माइनस -4, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका लौट के क्या आ जाएगा 6 ही आएगा, और 6:6 मतलब 1:1 आपकी वैल्यू रहेगी, 1:1 आपकी वैल्यू रही होगी। तो देखिए फीमेल कितनी 1, मेल भी कितने 1, तो कितना हुआ टोटल 2, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 48,000 हो गया, 2 यूनिट का वैल्यू 48 और 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो 24,000 होगा, 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो 24,000 होगा। तो आपके शहर में, आपके नगर में 24,000 महिलाएं हैं और 24,000 पुरुष हैं। बड़े कोइंसिडेंस की बात है कि 24,000 मेल और 24,000 फीमेल दोनों के दोनों हैं आपके इस नगर में। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है भाई हमारा अगला क्वेश्चन, नगर की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है, पुरुषों की संख्या 7% बढ़ जाती है तथा 9% महिलाओं की किसी दूसरे नगर में शादी हो जाती है। चलिए बहुत अच्छा शहर है भाई कि यहाँ की महिलाएं तो जागरूक हैं कम से कम, कि भैया इस शहर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो उनमें से 9% महिलाओं ने क्या सोच लिया कि मुझे शादी तो सरकारी नौकरी वाले के लिए ही करनी है, मुझे शादी तो सरकारी नौकरी वाले के लिए करनी है, तो उन्हें अपने शहर में सरकारी नौकरी वाले नहीं मिले क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहे, और पढ़ नहीं रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है कि लड़की का तो फंडा है कि उसको चाहिए क्या कि एक अच्छा खासा कमाता हुआ लड़का होना चाहिए। तो तभी मैं बोल रहा हूं तुमसे लड़कों कि सुधर जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारी भी कम से कम शादी दूसरे शहर से ना सही तो अपने ही शहर से हो, क्योंकि भैया दूसरे शहर से शादी करोगे जाने आने में तकलीफ होगी, टाइम लगेगा, बहुत सी चीजें, जहां पर 2 बार नहीं जा पाओगे, 1 बार नहीं जा पाओगे, साल टाइम ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतनी दूर जाना फिर आना परेशान हो गए। बेहतर है कि अपने शहर की लड़कियां अपने ही शहर में रहें। तो 9% महिलाएं आपकी जो थी वो जागरूक निकली और दूसरे शहर में शादी कर बैठी। क्या सीन है भाई कि पुरुषों की संख्या जो थी, मेल जो थे आपके, वो मेल जो थे आपके वो कितने परसेंट 7% बढ़ गए। तो चलिए मेल बढ़ गए 7%, बोल रहा है 9% फीमेल ने दूसरे शहर में जाके शादी कर ली। कहने का मतलब क्या है कि वो इस शहर को छोड़ चुकी हैं, दूसरे शहर में पहुंच चुकी हैं, तो वहां पर उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ा दी अपनी, लेकिन इस शहर में अपनी जो 9% फीमेल जिन्होंने शादी की है दूसरे शहर में, वो इस शहर को छोड़ चुकी है, मतलब यहाँ से कम हो चुकी है उनकी काउंटिंग। तो भाई फीमेल जो थी वो 9% कम हो गई लाला, तो यहाँ से 7% तो मेल बढ़ गए और फीमेल 9% कम हो गई। अभी क्या बोल रहा है कि नगर की जनसंख्या 78,400 हो जाती है। चलिए चलिए बहुत अच्छा है कि 80,000 थी, नगर की जनसंख्या 78,400 हो गई। साफ दिखाई दे रहा है हमें कि नगर की जनसंख्या जो है वो घट रही है।
अभी देखिए यहां पर परसेंट है, यहां पर भी परसेंट है, लेकिन जो एवरेज वैल्यू दे रखी होनी चाहिए थी कि कितनी घटी या कितनी बढ़ी, वो हमें नहीं दे रखा है। लेकिन पिछले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो पिछले क्वेश्चन में दे रखा है भाई कि जनसंख्या 2% बढ़ी, अंत तक महिलाओं की जो भी संख्या क्या थी। तो भाई अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 80,000 से 78,400 हो गया, एवरेज वैल्यू कितना घटा या कितना बढ़ा ये नहीं दे रखा। तो हम निकाल सकते हैं भाई कि 80,000 से 78,400 हो गया तो कितना घट गया, तो घट गया भाई, तो घट गया, कितना घट गया भाई, तो आप घटा दीजिए 80,000 में से 78,400 को, तो 1600 घट गया। कितने में से घट गया भाई, 8,000 में से घट गया, और इंटू कितना, सॉरी 80,000 से और इंटू कितना, 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 16, 2 बार, तो 2% आपकी जनसंख्या घट गई होगी इनके मेल के बढ़ने और फीमेल के दूसरे शहर में शादी करने की वजह से। तो 2% जनसंख्या घट गई भैया, घट गई तो माइनस लगा दीजिए। अब यहां पर आराम से बच्चा निकाल लीजिए, एलिगेशन लगाना देखिए, 7 में से -2 माइनस करो, 7 माइनस -2, 7 माइनस -2, तो भाई 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर -2 माइनस -9, -2 माइनस -9, तो यहां से देखिए माइनस के 2 प्लस के 9 हो जाएंगे, तो ये 7 हो जाएगा, तो 7:9 आपका रेशियो आ जाएगा। तो इस सिटी में, इस नगर में मेल कितने हैं, 7 हैं, फीमेल कितने हैं, 9 हैं। अब ये बोल रहा है देन टेल हाउ मेनी वुमेन लिव्ड इन द सिटी, तो फीमेल की काउंटिंग चाहिए उसको। तो देखिए 7 मेल हैं 9 फीमेल हैं, टोटल हो गई जनसंख्या 16। 7 मेल हैं 9 फीमेल हैं, टोटल हो गई जनसंख्या 16। अब 16 यूनिट का वैल्यू जो होगा, 16 यूनिट का वैल्यू होगा आपका 80,000। 16 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो 80,000 होगा, क्योंकि नगर की जनसंख्या टोटल 80,000 है। दोबारा से सुन लीजिए, मेल कितने 7, फीमेल कितनी 9, 7 और 9 दोनों कितने हो गए, 16 हो गए, और 16 की वैल्यू 80,000 होगी। तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 16 से 80 5 बारी, तो 5,000 हो जाएगा। अब फीमेल की काउंटिंग चाहिए, तो 9 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 9 पंजे 45,000। तो इस नगर में महिलाओं की संख्या क्या रही होगी, 45,000 रही होगी, और पुरुषों की संख्या जो रही होगी वो 55,000, लेकिन महिलाओं की संख्या 45,000। तो आप यहाँ 45,000 कर लीजिए, क्योंकि फीमेल पूछा है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, 8% पुरुषों ने दूसरे शहरों से शादियां की और 7% महिलाओं की दूसरे शहरों में शादियां हुई। 8% पुरुषों की दूसरे शहरों से शादियां हुई और 7% महिलाओं ने दूसरे शहरों में शादियां की। देखिए अभी इन बेचारे पुरुषों का हाल देखो, 8% पुरुष है, अपने शहर में लड़की मिल नहीं रही है, गए ना दूसरे शहर। क्यों? क्योंकि भैया इस शहर की लड़कियां जागरूक हैं, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी पड़ेगी। अब ये जो पुरुष थे, इनका अपने शहर में लड़कियां नहीं मिली, तो ये दूसरे शहर से बेचारे शादी करके देखे। भाई शादी तो ऐसी चीज है कि बोला जाता भी है कि शादी का लड्डू जो खाए तो पछताए, न खाए तो भी पछताए, तो पछताना तो है। तो आप शादी कीजिए या मत कीजिए, दोनों केसेस में पछताना तो है। बस इतनी सहूलियत होती है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी, थोड़ा सा पैसा होगा, थोड़ी सी आप अगर सेटल्ड होंगे, तो थोड़ा सा आपकी मैरिड लाइफ को जीने में आसानी रहेगी। क्योंकि कम पैसे के बाद आपके घर में कलेश होने ही होने, कहां से लेके आओगे आप बताओ। मेकअप किट बहुत महंगी आती है, तो वो लानी है, तो वो भैया घर में शांति चाहिए, तो पैसा कमाना है, और कमाने के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो भाई ये जो 8% पुरुषों की हालत बेचारों की माड़ी हो रखी है, बेकार हो रखी है, लाचार हैं कि उन्हें अपने शहर में लड़कियां नहीं मिल रही, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाई, तो दूसरे शहरों से लड़कियां लेके आ रहे हैं। तो अगर आपको भैया एक अच्छी मैरिड लाइफ जीनी है, तो सेटल्ड होइए, अच्छे से पढ़िए, एक गवर्नमेंट जॉब लीजिए, आप अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा सकें बिना कोई ग्रह क्लेश किए हुए। तो चलते हैं, सीन क्या है, एक क्वेश्चन जो है हमारा भाई देखिए, 8% पुरुषों ने दूसरे शहरों से शादियां की होंगी, लेकिन आई होंगी महिलाएं। अब आपको लग रहा होगा कि पुरुषों की संख्या तो बढ़ ही नहीं रही है,
ठीक है भाई, मान लिया कि पुरुषों की संख्या नहीं बढ़ी है। अभी यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 7% महिलाओं ने दूसरे शहरों में शादियां की, तो ये महिलाओं की संख्या साफ आपको नजर आ रही है कि फीमेल जो है वो 7% घट रही है। ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि दूसरे शहरों में जा चुकी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मेल की पॉपुलेशन जो है वो 8% बढ़ी नहीं है, क्योंकि मेल तो उतने ही है, उन्होंने तो शादी की है, तो बाहर से फीमेल, दूसरे शहर से फीमेल आपके शहर में और बढ़ी है, तो फीमेल आई है आपके शहर में, मेल नहीं आए, तो मेल की पॉपुलेशन बढ़ी नहीं रही, आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी फीमेल आई हैं 8%, ये जितनी भी फीमेल आई हैं ये उन मेल की काउंटिंग के बराबर ही आई हैं। तो जितने मेल यानी कि ये फीमेल बढ़ रही हैं उतने ही किसका बढ़ रही है, ये किसका बढ़ रही है भाई, ये जो फीमेल की काउंटिंग है ये किसका बढ़ रही है, ये मेल की काउंटिंग का 8% है। तो मैं कह सकता हूं कि मेल की काउंटिंग का 8% शहर में बढ़ता है, मेल की काउंटिंग का 8% शहर में बढ़ता है, क्योंकि आपकी मेल की 8% फीमेल जो फीमेल जो आ रही हैं दूसरे शहर से, वो मेल की काउंटिंग के बराबर ही रही होगी। तो मेल की काउंटिंग के बराबर रही होंगी, तो 8% आपकी फीमेल बढ़ी हैं, ये बात सही है, लेकिन वो 8% किसका है, मेल की काउंटिंग का। तो मेल की काउंटिंग का 8% बढ़ गया, फीमेल की काउंटिंग का 7% घट गया, और पूरे नगर की जो जनसंख्या थी वो 2400 बढ़ गई। वो कितनी बढ़ गई, 2400 बढ़ गई, और कितने पर बढ़ गई भाई, 60,000 पर बढ़ गई। तो यहां से आप परसेंट बना लीजिए, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 24, 4 वाले। तो कितने परसेंट नगर की जनसंख्या बढ़ी, 4% आपके नगर की जनसंख्या बढ़ी। तो अभी यहां से आप आराम से तसल्ली से इसको सॉल्व कर लीजिए। 8% में से 4% माइनस किया तो 4 और ये -7 करोगे तो 11 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का होगा तो प्लस बन जाएगा, तो 11 बन जाएगा। तो 11:4, तो आपके शहर में मेल 11 हैं, फीमेल 4 हैं, दोनों हो गए 15, और 15 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी बच्चा, 15 की वैल्यू होगी आपकी 60,000। 15 की वैल्यू कितनी होगी, 60,000। एक की वैल्यू जो होगी वो होगी 4,000, तो यहां से 11 की वैल्यू हो गई आपकी 44,000, और यहां से 4 की वैल्यू हो गई 16,000। तो जो चाहिए वो आप उठा लीजिए, उत्तर 44,000, 16,000 आपका ए सही है। आसान है चीजें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि आपको ये कंटेंट जो है कैसा लग रहा है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भाई कि देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचत करता है। A person spends 80% of his income and saves the rest. His income increases by 20% and expenditure increases by 10%. देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग तीन चीजों पर बात चल रही है। इनकम, ठीक है, अब वहीं पर एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तीन बातें चल रही हैं आपकी। तब देखिए, क्या इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन रहा हो, कि इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा। देखिए, मैथ्स को करने से पहले ना, सबसे पहले एक आपको चीजें थोड़ी सी माइंड में सोचनी चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बदलेगा, लैंग्वेज बदलेगी, कभी जनसंख्या बोलेगा, कभी आय बोलेगा, कभी खर्च बोलेगा, कभी अंक बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, तो आपकी लैंग्वेज बदलेगी। कहीं जानवर बोलेगा, कहीं पक्षी बोलेगा, कभी मुर्गी बोलेगा, कभी शेर बोलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि ये सारी चीजें आप इनसे परिचित हैं या नहीं। देखिए, आप आय से परिचित हैं, आप खर्च से भी परिचित हैं, और आप बचत से भी परिचित हैं। आप इन तीनों चीजों से परिचित हैं, आप इन तीनों क्वांटिटीज से परिचित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों के बीच में कैसे रिलेशन बनेगा, इन तीनों के बीच में कैसे रिलेशन बनेगा, तभी हमें अपने एलिगेशन से समझ में आएगी बात। तो देखिए, मैं बता सकता हूं कि आपको कि इनकम जो होता है हमारा, आय जो होती है वो क्या होती है भाई, आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है व्यय प्लस बचत। व्यय बोले तो खर्च कह लीजिए, व्यय प्लस बचत आपकी, ठीक है, व्यय प्लस बचत आपकी क्या होती है, इनकम होती है। अब देखिए,
व्यय खर्च कहिए आप इसको। अब देखो मैंने कहा कि हम जनरली मोस्टली आपको टीचर्स कैसे करा रहे होते हैं भाई, कि आपकी इनकम जो है वो 100% है, तो मैंने 100 मान ली। आपने खर्चा कर दिया, कितना कर दिया भाई, तो 80 खर्च कर दिया, और आपने उस पर बचत जो की वो 20 की। आपने इनकम ली 100, खर्चा लिया 80, बचत ली 20। चलिए भाई साहब, क्योंकि 100 इनकम थी, खर्चा 80 हो गया, तो 20 तो बचत ही होगी। अभी क्या बोलता है, उसकी आय 20% बढ़ गई, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। तो यहां पर इनकम 20% बढ़ा दो बच्चा। अब 20% बढ़ाओगे आप तो 120 हो जाएगी, 20% बढ़ाओगे आप तो 120 हो जाएगी। अभी उसके बाद क्या बोलता है कि उसका खर्च भी 10% बढ़ गया, तो अभी यहाँ पे खर्चा 10% बढ़ा। तो 80 का 10% कितना होता है भाई, 8 होता है। तो आप 8 बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अभी देखिए मैंने कमाए 120, खर्चा किया 88 का, कमाए 120, खर्चा किया 88 का, तो 120 में से 88 खर्च कर दिए तो बचे होंगे 32। कितने बचे होंगे, 32 बचे होंगे। अब वहीं पर मेरी सेविंग जो थी वो 20 थी, अभी मेरी सेविंग आ चुकी है 32, तो क्या हुई, वृद्धि हुई मेरी सेविंग में। और कितने की हुई बच्चा, 12 की हुई। कितने पर हुई, 20 पर हुई, और इंटू कितना, 100। तो यहाँ 20 से ये 5 बारी, 12 पंजे 60। अब देखिए ये हो गया 60%। सीन क्या है कि दिक्कत कब देगा आपको, दिक्कत देगा देखिए अगला क्वेश्चन है। जैसे अभी अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक व्यक्ति की आय 6% बढ़ जाती है। सपोज कीजिए मैंने इनकम ले ली आपकी, कितनी इनकम ले ली भाई, 6%, है ना, तो 100 मैंने लेट कर लिया इनकम। खर्चा जो रहा होगा वो मुझे पता नहीं, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का भी पता नहीं। अब देखिए ये बोल रहा है कि उसका खर्च 8% बढ़ जाता है, उसका खर्च 8% बढ़ जाता है। अब आप यहीं पर देखिए कि क्या आपको खर्च के अते पते हैं, क्या आपको बचत के अते पते हैं। तो अब आप यहां पर फंस जाओगे, और यहां पर फंस जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और आपको इससे बचना है, इससे बचना है, तो मैं वही बोल रहा हूं कि आपको एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। और बेहतरीन तरीका अगर अच्छा लगा हो तरीका, और ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अगर तरीका अच्छा लगे तो तुरंत ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी क्या है भाई कि तरीका ये है कि मैं एलिगेशन ही लगाऊंगा इसमें। देखिए इनकम होती क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिलाकर आपका इनकम बनता है। एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिलाकर क्या बनता है, आपका इनकम बनती है। तो देखिए इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों का एवरेज है ना। तो यहां पर आप एक्सपेंडिचर लीजिए, यहां पर आप सेविंग लीजिए, और बीच में आप किसको रखिए, इनकम को रखिए, और एलिगेशन लगा दीजिए। तो देखिए मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर जो है उसका वो 20% तो इनकम बढ़ रही है भाई, खर्चा 10% बढ़ रहा है। तो देखिए खर्चा 10% बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया आपका, तो प्लस कह दीजिए। और बोल रहा है कि उसकी बचत पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, हमें ये निकालना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी बचत का परसेंट मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी इनकम का पता है मुझे कि उसकी इनकम 20% बढ़ रही है, तो उसकी इनकम को 20% बढ़ा दो बच्चा। अब बढ़ रही है तो बढ़ा दो। अब देखो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस हो गया। अभी बोल रहा है कि 80% खर्च करता है, तो 80% खर्च करता है, तो 80% का मतलब हो गया 4/5। अगर उसकी इनकम 5 है, अगर उसकी इनकम 5 है, तो 5 में से 4 खर्च करता होगा, और बचाता कितना होगा बच्चा, वो 1 बचाता होगा। खर्च करता होगा 4, बचाता होगा 1, तो उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर, सॉरी एक्सपेंडिचर और इनकम का, सेविंग का रेशियो जो होगा वो कितना होगा बच्चा, उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा आपका 4:1। क्लियर। देखिए दोबारा से सुन लीजिए, 80% खर्च कर रहा है मतलब 4/5, तो 5 इनकम में से 4 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो 4 खर्च कर रहा है तो उसकी बचत जो रही होगी वो 1 रही होगी। 4 खर्च कर रहा है तो उसकी बचत जो रही होगी वो 1 रही होगी। अभी देखिए यहां पर ये छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा है तो ये 20 में से आपने 10 को माइनस किया होगा, तो यहाँ पे 10 आया होगा। माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना आया होगा, 10 आया होगा। अब देखिए रेशियो जो बनेगा वो 4 और 1 का बनेगा, लेकिन बनेगा किससे, जो भी डाटा आप माइनस करके लेके आते हैं उसी से तो हम रेशियो बनाते हैं। तो यहाँ पर रेशियो में 1 है और एक्चुअल में 10 है, माइनस करने के बाद तो 1 का वैल्यू 10 है, तो 4 का वैल्यू क्या रहा होगा यहाँ पर बच्चा, 40 रहा होगा। दोबारा से सुन लीजिए, 1 का वैल्यू 10 है, तो यहाँ 4 का वैल्यू क्या रहा होगा, 40 रहा होगा, और 40 रहा होगा। अब देखिए ये छोटा है तो ये वाला नंबर बड़ा रहा होगा,
बड़े में से मैं 20 घटाता हूं और 40 बचते, तो आप ही बता दीजिए किस नंबर से 20 सब्ट्रैक्ट करूं कि 40 आ जाए। भाई किस नंबर से 20 सब्ट्रैक्ट करूं कि 40 आ जाए? तो भैया वो नंबर रहा होगा क्या, 60 रहा होगा कि 60 में से 20 माइनस करो तो 40 आ जाएगा। तो सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, 60% की वृद्धि रही होगी। सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा कि 60% की वृद्धि रही होगी। क्लियर, चीजें समझ में आ गई होगी, दोनों तरीके समझ में आ गए आपको। यहां बर्बाद कर दिए गए, यहां पर आपका जैसे ही क्वेश्चन घूमेगा तो आप नहीं घूमोगे, आप कर पाओगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोनों तरीकों का। अपने क्वेश्चन से आराम से तसल्ली से ऐसे क्वेश्चन पकड़िए, उनको क्लास में क्या कहते हैं, आराम से जो भी किताब है आपके पास उससे कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है भाई हमारा अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 6% बढ़ जाती है तथा उसका खर्च 8% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति की आय 6% बढ़ जाती है और उसका खर्च 8% बढ़ जाता है, बचत 15% घट जाती है और आय का खर्च से अनुपात क्या है? तो देखिए तसल्ली से लगा दीजिए भाई, एक तरफ एक्सपेंडिचर एक तरफ सेविंग, है ना, एक तरफ एक्सपेंडिचर और एक तरफ सेविंग, बीच में इनकम आएगी। तो खर्च 8% बढ़ जाता है तो प्लस का 8 लिख लीजिए। सेविंग जो बोल रहा है, सेविंग उसकी 15% घट जाती है, तो सेविंग 15% घट गई भाई, तो -15%। अब उसकी इनकम के लिए बोल रहा है कि 6% बढ़ जाती है, तो इनकम को 6% बढ़ा दो। अब बढ़ा दो तो प्लस ले लीजिए। अब यहाँ पर क्रॉस डिफरेंस लीजिए, 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 आएगा। यहीं पर 6 में से -15 करोगे तो 6 माइनस 15, तो भाई कितना आएगा, 6 और 15 21 जुड़ जाएंगे, तो 21 अनुपात 2 क्या आ गया आपका, एक्सपेंडिचर 21 आ गया, सेविंग 2 आ गई। लेकिन अभी पूछ क्या रहा है कि आय का खर्च से क्या अनुपात रहेगा, किसका अनुपात पूछ रहा है, आय का पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, खर्च से पूछ रहा है। तो आय का खर्च से पूछ रहा है भाई, तो आय कितनी, देखो अब आय क्या होती है, मैंने अभी भी बताया, आय होती है खर्च प्लस सेविंग। खर्चा 23, सेविंग 2, तो दोनों हो गए भैया। तो इनकम जो हो गई, आय जो हो गई वो हो गई आपकी 25। अब इनकम जो है वो हो गई कितनी, 25। अब वहीं पर आपका जो खर्चा लिया जाएगा, एक्सपेंडिचर लिया जाएगा, तो एक्सपेंडिचर के साथ रेशियो, तो एक्सपेंडिचर आएगा 23, सॉरी 21, कितना आएगा 21 आएगा। तो इनकम 25 हो गई, खर्चा 21 हो गया, तो मेरे हिसाब से आंसर जो होगा वो 25 अनुपात 21 होगा। सॉरी ये 23 है, नहीं है 21 है। तो यहाँ पर 21 और 2 बच्चा कितना हो गया, 23 हो गया। कितना हो गया भाई, 23 हो गया। तो आपकी इनकम हो गई 23 और खर्चा हो गया 21, तो 23 अनुपात 21 आपकी आय और खर्च का क्या रहा होगा, अनुपात रहा होगा। क्लियर है, दोबारा से सुन लीजिए, एक्सपेंडिचर 21, सेविंग 2, तो पूरी इनकम जो होगी वो 23 हो जाएगी, तो इनकम 23 हो गई, एक्सपेंडिचर आपका 21 है ही, तो आपका आंसर जो होगा 21 रेशियो, सॉरी 23 रेशियो 21 आपका सी रहेगा। क्लियर, चलते हैं देखिए अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रवीना जी की आय, देखिए तो रवीना जी की आय है, चलिए रवीना जी ये वही है मोहरा वाली शायद, तो 10% बढ़ जाती है और उनका खर्च भी 17% बढ़ जाता है। खर्च की बात करें तो 17% बढ़ रहा है बच्चा, तो 17%। अभी यहां पर कौन आएगी, सेविंग आएगी। अब यहां सेविंग आएगी भैया, तो सेविंग का बोल रहा है कि 2% बढ़ जाती है, तो चलो 2% बढ़ा दो सेविंग को। अभी उसकी जो इनकम है वो 10% बढ़ाई जा रही है, तो इनकम को 10% बढ़ा दो भाई। अब दोनों ही बढ़ रही है तो बढ़ा दीजिए। 17 में से 10 माइनस किए तो 7, 10 से 2 माइनस किए तो 8, 8 और 7 आपकी क्या हो गए, इनकम और सॉरी एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में रेशियो, है ना। तो एक्सपेंडिचर 8 हो गया, सेविंग 7 हो गई, दोनों मिलाकर कितने हो गए भाई, इनकम 15। दोबारा से सुन लीजिए, इनकम, अच्छा पहले का खर्च प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो खर्च का परसेंट पूछ रहा है। इनकम हो गई 15 उसकी, अब देखिए 8 खर्च कर रहा है, 8 खर्च कर रहा है, कितने में से खर्च कर रहा है, 15 में से खर्च कर रहा है, क्योंकि 8 खर्च है 7 सेविंग है, तो इनकम तो 15 ही रही होगी ना भाई। मैंने 8 खर्च कर दिए और 7 रुपए फिर भी बचा लिए, तो मैं कमा तो 15 ही रहा हूंगा, तो मैंने 15 कमा लिए।
अब 8 खर्च किए हैं, कितने पर खर्च किए हैं, 15 पर खर्च किए हैं, और इंटू कितना 100 कर दीजिए आराम से। तो यहाँ 5 से काट दीजिए 3 बारी, और यहाँ 5 से काट दीजिए 20 बारी। 20 इंटू 8 आपका आंसर हो जाएगा 160/3%। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में देखा भी गया है। और अभी अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो अगला क्वेश्चन भी मे बी ऐसा ही होगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखिए और पिछले क्वेश्चन को देखिए, एनालाइज कीजिए कि चीजें आपको थोड़ी अलग दिख रही है और अलग कंटेंट दिख रहा होगा तो मैंने आपसे बोला था कि शेयर कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप, तो कर दीजिए। अगर चीजें आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कर दीजिए। अब देखिए यही क्वेश्चन है सेम, 14 होल नंबर 2/7% घट जाती है और उनका खर्च 12.5% बढ़ जाता है। तो ये आप थोड़ा सा 2 मिनट, 1 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 10 सेकंड, कितने टाइम में आप निकालोगे, निकाल कर मुझे बताइए। और मुझे इसका आंसर कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा। इसी वीडियो की कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आंसर क्या है, और उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से अगली क्लास में लेकर आऊंगा आप ही के लिए। तो पहले इसका आंसर निकालिएगा, मैं भी चाहूं देखूं तो सही कि आप कितना सीख रहे हैं। तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कितना पढ़ा पा रहा हूं, कितना आप लोगों को समझा पा रहा हूं, आप लोगों को सिखा पा रहा हूं या नहीं सिखा पा रहा हूं, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए। तो आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दें, सॉल्व करें, कमेंट में लिखकर जरूर आंसर दें। अगर आंसर नहीं आएगा आपसे तो मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा लेकर आऊंगा और उसमें फिर आपको सॉल्यूशन दूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा के 60% प्रश्नों में से 75% प्रश्नों का सही उत्तर देता है। मान लीजिए कि परीक्षा में 100 प्रश्न हैं, तो मोस्टली आपको यह ऐसे ही कराया जाता है कि परीक्षा में 100 प्रश्न है। 100 प्रश्नों में से भैया 60% प्रश्न है, और 60% मतलब 60 ही हो गया, और बचे हुए 40% है ना, तो 40, 60% प्रश्नों में से 75%, तो भैया 60 का 75%, 60 का 75%, और जो कितना होगा आपका 45 होगा। तो भाई 60 इंटू 75 अपॉन 100 करोगे आप, तो ये 3 बारी, ये 5 बारी, ये 5 से 15 बारी, 15 दिया 45, तो 45 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। भाई क्या बोल रहा है, इन एग्जाम ये 60% ऑफ द क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये 75% जो थे, कितने में से 60% में से उसने जो आंसर दिए हैं वो करेक्ट आंसर दिए। तो यहां से 45 प्रश्नों का सही उत्तर आ चुका है। चाहता है कि वह शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर दे कि परीक्षा में 60% अंक सही हो। देखिए परीक्षा में 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्नों में से उसको कितने प्रश्न सही चाहिए, 60% चाहिए। 60% का मतलब 60 प्रश्न उसको सही चाहिए। उस विद्यार्थी को कितने % सही अंक चाहिए भैया, प्रश्न चाहिए आपके, तो सही प्रश्नों के उत्तर जो चाहिए वो 60% प्रश्नों के सही उत्तर चाहिए, मतलब 60 उत्तर सही चाहिए। अभी मैंने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए हैं, 45 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए हैं। मुझे करने कितने हैं, 60 हैं, तो मुझे अभी कितने प्रश्नों के और सही उत्तर देने पड़ेंगे, 15 प्रश्नों के। कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने पड़ेंगे बच्चा, 15 प्रश्नों के सही उत्तर देने पड़ेंगे। कितने प्रश्नों में से, 40 प्रश्नों में से, क्योंकि मेरे पास जो शेष प्रश्न बचे हैं वो 40 बचे। तो 40 प्रश्नों में से मुझे 15 प्रश्नों के सही उत्तर देने पड़ेंगे। तो कितना % हुआ ये, तो आप 0 से 0 काट दीजिए, 150/4, और जो उत्तर आएगा वो आपका 37.5% आएगा। भाग कर लीजिएगा 150 में 4 का, तो 37.5% प्रश्न 40 प्रश्नों में से जो शेष बचे हैं उसको सही टिक करने पड़ेंगे, जिससे उसकी पूरी एग्जाम में 60% एक्यूरेसी बन जाएगी। क्लियर। दूसरी बात सुनिए कि हमने इसको ऐसे ही क्यों कर रहा है, ठीक है, मैं एलिगेशन क्यों नहीं लगा सकता। देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो टोटल एग्जाम को, और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एक अलग एग्जाम, ये अलग टाइप के क्वेश्चंस ये हैं भैया, कुछ क्वेश्चंस ये हैं, दोनों को मिला के पूरा चाहिए उसको। बात करते हैं फर्स्ट में, उसने बोला कि मैं 75% मेरी एक्यूरेसी है,
जो कुछ भी क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे भाई, 60% थे। 60% का मतलब हो गया 3/5। 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों की उसकी जो एक्यूरेसी है वो 75% है। 5 प्रश्नों में से 60% का मतलब हो गया 3/5। तो 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों की जो एक्यूरेसी है उसकी वो 75% है। अब 3 प्रश्नों की एक्यूरेसी बच्चा 75% है, बचे कितने प्रश्न, 2। बचे कितने प्रश्न, 2। अब 2 प्रश्नों में उसकी एक्यूरेसी क्या हो कि पूरे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इन दोनों को मिलाकर पूरे एग्जाम की एक्यूरेसी 60% होनी चाहिए। दोबारा से सुन लीजिए, पहले 60 क्वेश्चंस में उसकी एक्यूरेसी 75% थी, अगले 40 क्वेश्चंस में मुझे नहीं पता। 60% का मतलब 3/5, तो 5 में से 3 का ही है, या 60 और 40 का रेशियो भी 3-2 ही आएगा। तो 5 में से 3 प्रश्नों की एक्यूरेसी उसकी 75 थी, 2 प्रश्नों की एक्यूरेसी मुझे नहीं पता थी, लेकिन पूरे एग्जाम की एक्यूरेसी पता है मुझे 60% रहेगी। तो भाई 60% रहेगी तो रखिए। अब देखिए यहां पे आप माइनस करोगे, 75 में से 60 माइनस करोगे बच्चा तो 15 आएगा। अब देखिए यहां पर किसमें से क्या माइनस करूं, ये कैसे पता करूंगा, तो आप यहीं से पता कर लो कि भाई 2 का वैल्यू कितना है, 15 है। 2 का वैल्यू 15 है, 1 का वैल्यू होगा आपका 7.5। 2 का वैल्यू 15 तो 1 का वैल्यू होगा 7.5 और 3 का वैल्यू होगा आपका 22.5। 7 इंटू 7.5 कर दीजिए तो 22.5। अब देखिए ये बड़ा है तो ये छोटा रहा, अब ये छोटा है तो ये वाला नंबर इससे छोटा रहेगा, क्योंकि एक बड़ा हो गया तो एक छोटा रहेगा। तो 60 में से क्या घटाऊं कि 22.5 आ जाए। हम क्रॉस डिफरेंस ही तो ले रहे होते हैं भाई, बड़े में से छोटा घटाया आ गया 15। 60 में से छोटे को घटाऊंगा आ जाएगा 22.5। तो 60 में से क्या घटाऊं कि 22.5 आ जाए। 60 माइनस व्हाट इक्वल टू 22.5। तो भैया 22.5 को ही घटा दो, एक्स को उधर भेज दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा 37.5। 60 में से 22.5 माइनस करेंगे हम तो उत्तर आ जाएगा 37.5%। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 37.5% रहेगा। समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गया होगा अगर आपको ये। तो देखिए आराम से हम तसल्ली से क्या लगा रहे हैं, इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं, बड़े प्यार से लगा रहे हैं। 2-2 सेकंड के क्वेश्चन, हमें इतना टाइम नहीं लेना है बस। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन भाई, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 2/3 प्रश्नों से 80% प्रश्नों के सही उत्तर दिए। सेम ही क्वेश्चन है, 80% पकड़ लीजिए। 80% का मतलब क्या है भाई, 2/3 प्रश्नों में से 80% के सही उत्तर दिए। तो करना क्या है मुझे, कुछ नहीं करना, तसल्ली से। क्या है कि 80% एक्यूरेसी है मेरी 3 में से 2 प्रश्नों की। चलिए तो 3 में से 2 प्रश्नों की एक्यूरेसी होगी मेरी 80। तो अभी मेरे पास बचा कितना प्रश्न होगा, एक प्रश्न बचा होगा, और उसकी एक्यूरेसी के चांसेस क्या हैं वही पूछ रहा है वो, कि वह शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर दे कि उसकी पूरी परीक्षा में 75% सही हो गया सवाल। भाई 2 प्रश्नों की एक्यूरेसी थी मेरी 80, एक प्रश्न की एक्यूरेसी मेरी क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे एग्जाम की एक्यूरेसी जो रहे मेरी वो 75% रहे। क्रॉस डिफरेंस ले लीजिए, 80 में से 75 गया तो 5, 1 का वैल्यू 5 तो 2 का वैल्यू 10। ये बड़ा तो ये छोटा, ये बीच का। तो यहाँ 75 में से क्या माइनस करूं कि भैया 10 आ जाए। तो 75 में से आप कितना माइनस करोगे, 65 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 10। तो जो सेकंड टाइप का आपका वो शेष क्वेश्चंस बच रहे हैं उनकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी, 65% रहेगी। आसान है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। किसी परीक्षा में सही उत्तर देने के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन गलत उत्तर देने के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। भाई इन एन एग्जामिनेशन 3 marks were fixed for correct answer but 1 mark is deducted for wrong answer। भाई सही प्रश्न के लिए 3 अंक दे दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, मतलब 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम। और आप भी जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग आप ही कोई एग्जाम देने जाओगे अच्छा तो निगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी, तो वहां पर भी आपको ये कैलकुलेट करना है कि मैंने कितने सही किए और कितने गलत किए, मैं कैसे अपना ओवरऑल एक स्कोर निकालूंगा, या मैंने इतने अटेम्प्ट किए थे और मेरे इतने नंबर आए हैं तो मैंने कितने गलत किए होंगे और कितने सही किए होंगे, आप ही का क्वेश्चन है। तो आप सीख लीजिए इसको। तो कैसे करेंगे बच्चा, मेरे पास इस परीक्षा में कितने प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हैं, देयर आर 100 क्वेश्चन है ना।
तो 100 क्वेश्चंस हैं और मैंने बोला कि भाई 3 अंक निर्धारित किए गए। मैंने बोला कि मैंने सारे के सारे प्रश्न सही किए होते, प्रैक्टिकली बताओ कि मैंने सभी प्रश्न जो हैं वो सही किए होते तो मेरे सही मायने में नंबर जो आते वो 300 आते। मैंने कहा मैंने 100 अटेम्प्ट किए, थोड़ा होशियार बच्चा है कोई तो कॉन्फिडेंट बच्चा क्या बोलता है कि मैंने 3 अंक के हिसाब से 100 के 100 प्रश्नों को सही उत्तर दिया है तो मेरे जो नंबर आते वो 300 आते। लेकिन वहीं पर एक बेचारा आलसी जीव, आलसी प्राणी जो सुबह से शाम तक पढ़ता ही नहीं है, वो बच्चा इन्हीं 100 प्रश्नों को अटेंड करने जाता है क्योंकि पेपर जबरदस्ती दबाव में, सोसाइटी के दबाव में, गांव में से एक बच्चा लग गया, शहर में से, बगल में से, मोहल्ले में से एक बच्चा लग गया, उसको देख के चलो भैया हम भी जाएंगे कोचिंग, तो हम भी जाएंगे कोचिंग, निकल लिए कोचिंग के लिए, चलो भैया के कोचिंग पहुंचेंगे, अच्छे से बैठेंगे, सर जी नमस्ते नमस्ते हमें कोचिंग करनी है, ससी की तैयारी करनी है, कर लीजिए बच्चा, सर जी भी बैठे हुए हैं कि हाँ बच्चा आ जाइए आ जाइए, हमें तो आप ही की जरूरत थी, आप एसएससी की तैयारी, हाँ हमने यही कराते। अब सर जी पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, 3 दिन बाद सर बच्चा बोर हो गया, चौथे दिन से बच्चा बंद हो गया। अब आप बताइए कि वो बच्चे ने फॉर्म तो डाल ही दिया था, घर वाले बोलेंगे कि भैया पेपर देने जाओ, तो वो पेपर देने जाएंगे तो क्या आएगा उनका, क्या आएगा उनका, उनका 100 के 100 प्रश्न आपके गलत ही होके आएंगे क्योंकि पढ़े तो है ही नहीं कुछ। अब तुक्का कब तक चलेगा, तो मान लीजिए तुक्के को साइड में रख दीजिए, तो 100 के 100 प्रश्नों के वो गलत उत्तर करके आएंगे, और 100 के 100 प्रश्नों के गलत उत्तर करके आ रहे होते तो उनके आंसर जो नंबर बनते वो माइनस के 100 बनते, क्योंकि एक गलत उत्तर पर 1 अंक माइनस में जाएगा। तो 100 गलत उत्तरों पर उसके 100 माइनस के अंक आते, लेकिन भैया उसके न 300 सही आए एक्यूरेट, न माइनस के 100 आए, मिलाकर कितने आए उसके 200 अंक बने, सही और गलत दोनों को मिलाने के बाद। तो ये जो 200 है ये एवरेज वैल्यू है किसका, राइट आंसर्स का और रॉन्ग आंसर्स का, है ना। तो दोनों का एवरेज वैल्यू है भाई, तब यहाँ पे माइनस एप्लीकेशन लगा दीजिए, 100 में से 300 में से 200 माइनस करोगे बच्चा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। यहाँ 200 में से माइनस के 100 माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 200 और 100 300 हो जाएगा, और यहाँ पर रेशियो जो बनेगा आपका वो 3:1 बनेगा। क्या रेशियो बनेगा, 3:1 बनेगा। और यहीं पर अगर बात करें हम, उसने 3 सही किए थे, 1 गलत किया था, टोटल 4 उत्तर अटेम्प्ट किए, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 3 सही जवाब दिए, 1 गलत जवाब दिया, तो टोटल क्वेश्चंस कितने रहे, 4 रहे। और 4 की वैल्यू कितनी दी है बच्चा मुझे, 100, 4 की वैल्यू 100 दे रखी है मुझे, तो भाई 100 निकाल ले 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी, 100 दे रखी है। अब वहीं पर 1 की वैल्यू जो होगी वो 25 होगी। अब मुझे क्या चाहिए, सही प्रश्नों के उत्तर, तो कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो उसने जो उत्तर दिया वो 3 का सही दिया, और 3 का वैल्यू जो आएगा वो 75 आएगा। 1 का वैल्यू 25 तो 3 का वैल्यू 75, तो उसने 75 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और 25 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, क्योंकि जीव थोड़ा सा आलसी, बस थोड़ी सी मेहनत की कमी रह गई, इतने अटेम्प्ट ही नहीं करता, 45 सही करता, सिलेक्शन हो जाना। चलते हैं, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन से अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा, आप आराम से कैसे भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम कर सकते हो। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा अगला क्वेश्चन ऐसा ही है एक और, कि किसी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए, तो मान लीजिए कि भाई सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए और गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक कम कर लिया जाता है भाई, 0.5 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। किसी आलसी विद्यार्थी, देखिए क्वेश्चन भी मजेदार है, आलसी विद्यार्थी, समझ लो भाई आलसी विद्यार्थियों, अब तो समझ लो कि आलसी विद्यार्थियों के उस परीक्षा के 100 क्वेश्चंस में से 80 अटेम्प्ट करोगे और 80 अटेम्प्ट करने के बाद में भी 110 नंबर आएंगे। 100 में से 80 अटेम्प्ट करोगे और 80 अटेम्प्ट करते भाई कम से कम सही कर रहे होते तो 80 क्वेश्चन 2 के हिसाब से 160 नंबर आ रहे होते, फिर भी, लेकिन थे ना तुम आलसी कि अटेम्प्ट करने हैं मुझे, नंबर लाने हैं मुझे, लेकिन सही नहीं करोगे, क्योंकि सही करोगे तब पढ़ के आओगे, और पढ़ के नहीं आओगे तो सही कहां से करके लाओगे भाई। तो आलसी विद्यार्थी सुधर जाओ। कब तक, कब तक, मतलब कब तक ऐसे करोगे भाई, कब तक।
तो 80 के सही उत्तर दिए उसने बच्चा, है ना, सॉरी 80 अटेम्प्ट किए और 110 नंबर लिए। तो मैं ये बोल रहा हूं भाई कि उसने 80 अटेम्प्ट किए, अगर 80 के 80 वो सही कर देता तो अब मुझे 100 क्वेश्चन से तो लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मेरे नंबर कहां से बनेंगे, जो अटेम्प्ट करूंगा। मेरे नंबर कम कहां से होंगे, जो मैं अटेम्प्ट करूंगा। तो मैंने अटेम्प्ट किए हैं बच्चा 80 अटेम्प्ट किए मैंने, और 2 अंक एक उत्तर के लिए सही है, सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, तो मेरे सही मायने में अंक आते 160। लेकिन अगर ये 80 के 80 मेरे गलत होते, उत्तर में रॉन्ग करता, रॉन्ग आंसर क्या कहते हैं करता मैं, तो 80 में मेरी 0.5 अंक कम कर दिया जाता है। तो 80 का 0.5 करोगे तो मेरी 40 अंक की क्या बनती, निगेटिव मार्किंग बनती। 80 सही होते 2 के हिसाब से 160 हो गया, 80 गलत होते तो 0.5 के हिसाब से 40 हो गया, और यहां पर दोनों को मिलाकर आपका वैल्यू आया 110। एलिगेशन लगा दीजिए, 160 में से 110 माइनस किए तो भैया आ गया 50, और वहीं पर 110 में से 40 माइनस करोगे तो ये 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, है ना। 110 ये माइनस है, ये जुड़ जाएगा बच्चा, तो ये 3 और ये 1, तो उसने 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और 1 प्रश्न का उसने गलत उत्तर दिया है। 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और 1 प्रश्न का गलत उत्तर दिया। पूछ रहा है कि सही उत्तरों की संख्या गलत उत्तरों की संख्या से क्या अनुपात है। तो वो पूछ रहा है क्या भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स एंड द इनकरेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स का क्या चाहिए, उसको रेशियो चाहिए। तो करेक्ट आंसर्स 3, इनकरेक्ट आंसर 1, ये रेशियो रहा होगा। क्वेश्चन आसान है, 2 सेकंड का निकल गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन भाई। तो देखो अगला क्वेश्चन ये, एक मेले में 35,000 दर्शक पहुंचे, जिनमें 10% दर्शक कुछ भी खर्च नहीं करते। यदि प्रत्येक वयस्क ₹40 खर्च करता है और प्रत्येक बच्चा 20 रुपए खर्च करता है, तो मेले में कुल बिक्री कितने की होती है। तो उसमें क्या भाई, क्या तो उसकी संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि वयस्कों की संख्या क्या है। क्या लिख लीजिएगा आप, वयस्कों की संख्या क्या है। यहाँ पर ये लिख लीजिएगा वयस्कों की संख्या क्या है। तो वयस्कों की संख्या पूछ रहा भाई आपसे इस क्वेश्चन में, तो ये निकालना है आपको। तो ये आप अपने घर में आराम से तसल्ली से बैठ के कीजिएगा, और मैं अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन को आते ही पहले सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और आप आराम से देखिए कर पाते हो या नहीं कर पाते। एलिगेशन लगेगा इस क्वेश्चन में 2 टाइप से, तो आप दोनों तरह से लगाइएगा। कर लिया अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं। नहीं किया तो अगली वीडियो मुझे कमेंट लिखकर पहले बताइएगा, अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट समझ में आया हो, अगर मैं ठीक आपको समझा पा रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।